सशक्त भारत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ श्रवण पासवान जी एक तरफ हैं जो अखिल भारतीय दुसाध पासवान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और दूसरे तरफ जयशंकर प्रसाद हैं जो अखिल भारतीय दुसाध पासवान महासभा के ये संगठन मंत्री। तो आज हम बात करेंगे कि भाई ये महासभा के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, और उसके अलावा अभी जो देश में ज्वलंत जो समस्याएं हैं उस पर भी श्रवण जी से और भाई जयशंकर जी से बात करेंगे। तो श्रवण जी, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो देश में एक तरफ एनडीए था और दूसरे तरफ इंडिया बन गया, तो दोनों में कोई फर्क है क्या, या कोई एजेंडा पर चुनाव होना है क्या, या सिर्फ मोदी विरोध है या मोदी सपोर्ट में मान लें कि होना है? तो इस संबंध में क्या प्रतिफल निकल के आ सकता है, क्या आप सोच रहे हैं उस बारे में? अगर देश में सांप्रदायिक शक्तियों को, जातिवादी शक्तियों को, मूल्यवादी शक्तियों को अगर सही मायने में ध्वस्त करने के लिए इंडिया नामक गठबंधन बना है और इसमें कोई टूट नहीं होती है, अंदर कोई मनमुटाव नहीं होते हैं, तो निश्चित ही एनडीए को परास्त करने में सफल। आपको यह पता ही है, जानते ही हैं कि देश में जिस तरह से रोजगार खत्म कर दिए गए, पब्लिक सेक्टर के जो कंपनियां थी उसको बढ़ावा दिया गया, निजीकरण किए गए। निजीकरण इसलिए किए गए कि SC ST OBC को नौकरियों में पहुंचने से रोका जा सके। ये तमाम चीज़ें हैं, चाहे आप देख लीजिए पूरे देश में अभी जो 10% EWS के नाम पर रिजर्वेशन दिया गया, जिसको तमाम लोगों ने सपोर्ट किया, चाहे रामविलास जी हों, उनके बेटे हों, मुलायम सिंह हों, मायावती जी हों, देश के तमाम लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन उसका दुर्भाग्य उसका परिणाम यह रहा, हम कह सकते हैं कि यह दुर्भाग्य से ऐसा हो गया कि जो EWS के लोग थे वो आज नौकरियों में SC ST से बहुत कम नंबर लाकर वो आज IAS IPS बन रहे हैं। उतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जब से ये मनुवादी सरकार बनी है तब से हमारे लोग जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, ST के लोग हैं, ये लिखित परीक्षा में नंबर तो सवर्णों से बहुत ज़्यादा लाते हैं, लेकिन उनको इंटरव्यू में, मौखिक परीक्षा में उनकी नंबर जनरल से आधे से भी कम कर दिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, विडंबना की बात है कि UPSC BPSC में ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब तो ये देखा जा रहा है कि जो IIM के कॉलेज हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, इन कॉलेजों के दाखिले में भी जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं, ST के बच्चे हैं, OBC के बच्चे हैं, इनको इंटरव्यू में आधे से भी कम नंबर दिए जा रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि जो फिरका प्रस्त ताकतें हैं, जो देश में हिंसा फैला रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को तोड़ रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, दो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, यह ध्रुवीकरण सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वोट के रूप में इसको कैसे भंजाई जाए, वोट के रूप में भंजाकर सत्ता हासिल किया जा सके। यही एक मंशा रह गई है जो ब्राह्मणवादी शक्तियाँ हैं। RSS की जो शाखाएँ हैं, बजरंग दल हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, इस तरह से कुकुरबुत्ते की तरह से बहुत सारी शाखाएँ उन्होंने खोल रखा है। ये शाखाएँ सिर्फ इसलिए खोल रखे गए हैं कि हमारे बच्चों को डिस्टर्ब कर, हमारे बच्चों में, हमारे लोगों में फूट डालकर उनको हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाया जाए,
उनको शिक्षा से वंचित किया जाए, पढ़ने से वंचित किया जाए, उनको दोराहे पर खड़ा करने की इनकी पूरी साजिश है। इसलिए हम चाहेंगे कि जो विपक्ष का जो गठबंधन हुआ है, जो गठबंधन हुआ है, ये सशक्त बना रहे और इस गठबंधन को लोग जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, सामूहिक रूप से इनका अगर समर्थन करते हैं तो संविधान विरोधी जो ताकतें हैं, डॉक्टर अम्बेडकर विरोधी जो ताकतें हैं, उनका निश्चित रूप से परास्त होना जरूरी हो जाएगा। तो क्या इसके लिए बिना एजेंडा के इन लोगों को लड़ाई लड़ पाएगा मोदी से? नहीं, एजेंडा तो लाना पड़ेगा। तो एजेंडा, बिना एजेंडा के तो लड़ाई करने से कोई फायदा है नहीं। नहीं, कोई फायदा नहीं। और सबसे बड़ी बात है, आपने जो सवाल उठाया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण मान लीजिए कि सवर्णों को दे दिया गया, जबकि वो कहीं से भी संवैधानिक रूप से मान लीजिए कि सही नहीं है, इसलिए कि ना उसमें कोई कमेटी गठित हुई, ना कोई आयोग आया, ना उसका रिपोर्ट आया, ना उसका बैकवर्डनेस का जांच आया, और ना उनको ये देखा गया कि उनका ये प्रतिनिधित्व कमी है। और आज भी देखा जा रहा है कि जो प्रतिनिधित्व जो है सवर्णों का 60 से 70% तक है। जब उनका ऑलरेडी उनका अधिक है, 15% वालों को 60% से ज़्यादा प्रतिनिधित्व, तो फिर ईडब्ल्यूएस लाने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन बीजेपी चूँकि कही थी पहले से, वादा किया था, तो अपने वादा को निभाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सामाजिक न्याय की पार्टियां थी, सामाजिक न्याय के चाहने वालों, तो उन्होंने सपोर्ट कर दिया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है ना। तो मान लें कि SC ST OBC के लोग किस पर भरोसा करें और किस पर नाज करें, ये सवाल पैदा होता है ना। सिर्फ महागठबंधन से बना के या फिर आप बना दिए तो उससे तो कुछ होना जाना है नहीं। क्या देश में कोई सामाजिक न्याय की पार्टियां नहीं है। उत्तर प्रदेश को ले लीजिए तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार जब थी तो उन्होंने आरक्षण का विरोध किया। आप बिहार को ले लीजिए, लालू यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो, इन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति के जो पदोन्नति में आरक्षण था उस पर तलवार चलाने का सबसे पहला काम इन्होंने ही किया। और मैं आपको बता दूं कि इसी तरह तमाम राज्यों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा के जो नेता कहलाते हैं, ये सामाजिक न्याय के धाराओं को कमज़ोर करने में कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ा। जैसा कि आपने कह रहा था कि 70% जगहों पर EWS के लोग जा रहे हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस न्यायपालिका पर लोग विश्वास करते हैं कि न्याय का मंदिर है, उसी न्याय के मंदिर में लोगों के गले काटे जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? मान लो कि वहाँ पर जो है न्यायपालिका में जो उच्च न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है, तो वहाँ पर सामाजिक न्याय के विरुद्ध सारा फैसला क्यों आ जाता है? इसका क्या कारण हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कॉलेजियम सिस्टम से जो न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में बैठे हुए लोग हैं, उनकी 5 जो कमेटी है, 5 लोगों की कमेटी है, वही कमेटी अपने परिवार के लोगों को चुनते हैं। और वो कमेटी जो बनी हुई है वो सिर्फ मनुवादियों की कमेटी है। तो ये हम कह सकते हैं कि इस देश का जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका नहीं, वो ब्राह्मण पालिका है। ना वो तो ठीक है, ब्राह्मण पालिका के नाम से उसको मतलब इसका मतलब और निकल रहा है इसका वहाँ पर SC ST OBC का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है, प्रतिनिधित्व जीरो है। अब प्रतिनिधित्व नहीं करना है वहाँ बात जो भी मान ले के हैं, जो ब्राह्मणी सिस्टम के लोग हैं, जो ब्राह्मणी सिस्टम को मानने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों का वहाँ वर्चस्व, वही लोग हैं, इसलिए अपने अनुसार काम करते हैं। तो सिस्टम कोई रहे, मान लीजिए कॉलेजियम सिस्टम ही हो, लेकिन अगर उसमें SC ST OBC सबका प्रतिनिधित्व हो जाए तो मूल समस्या क्या है? मूल समस्या प्रतिनिधित्व का जीरो हो जाना हमारे समझ से।
तो प्रतिनिधित्व चूंकि रहता तो ऐसा स्थिति नहीं होता। तो हाँ, उसके बाद फिर मान लीजिए कि ये ठीक है, और बोलिए आगे। प्रतिनिधित्व की जहाँ तक बात करते हैं तो इस देश की पूरी व्यवस्था, चाहे न्यायपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो, इन सारे जगहों पर मनुवादियों को कब्जा है। वैसे परिस्थिति में आप चाहते हैं कि उन कमेटियों में हमारे लोग SC ST OBC के लोग जाएं, यह संभव नहीं। यह संभव तब होगा जब इस देश की सत्ता आपके इस देश के मूल निवासियों के हाथों में है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में जो भी मूल निवासियों की, पिछड़ों की सत्ता आती है, उसमें सत्ता चलाने वाले हमारे लोग किसको रखते हैं, इस पर सोचने की बात है। नहीं, आपकी बात यहाँ तक तो ठीक है कि जब तक मूल निवासियों का सत्ता नहीं होगा तब तक मान लें कि आपका वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं होगा। जब तक प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ तक तो बिल्कुल सही। लेकिन आप बिहार में तो हम लोग देख रहे हैं ना, बिहार में 33 साल से जिसको मूल निवासी कहते हैं उन्हीं का शासन है, और उन्हीं के शासन में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अति पिछड़ा के विरुद्ध सारा कार्रवाई हुआ। आप देखिए कि अति पिछड़ा में बैकवर्ड क्लास को ला दिया गया, अति पिछड़ा से शेड्यूल कास्ट में ला दिया गया। तो ये मान लें कि जो पोजीशन चल रहा है, प्रमोशन रिजर्वेशन खत्म कर दिया, छात्रवृत्ति जा उसको मान लें खत्म कर दिया। इसके अलावा और भी छात्रों के साथ जो होना चाहिए उसका ACP जो होता है ना, स्पेशल कंटीजेंट प्लान, उस राशि का पूरी तरह से मान लीजिए कि दुरुपयोग मान लीजिए हुआ। तो इस संबंध में हमारे साथ जयशंकर जी भी हैं, तो ये चूँकि AG ऑफिस में भी हैं तो ये लोग ऑडिट भी करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो ऑडिट में कहीं आपको पता चलता है कि जो ACP राशि जो अलग से आवंटित होता है, तो क्या उसका सही उपयोग हो पा रहा है? आप क्या पाते हैं? नहीं, उसका उपयोग एकदम बिहार सरकार एकदम बंद किए हुए। SC ST छात्रों को जो छात्रवृत्ति है उस सब का बंद करके दूसरे अथी में डाइवर्ट करके खर्च कर दिया जा रहा है, या तो खर्च ही नहीं किया जाए, वापस केंद्र को लौटा दिया जा रहा है। और इसका मतलब हुआ कि जो ACP की राशि तो आवंटित होती है, पैसा है, पैसा होते हुए भी SC ST को मानने के खर्च नहीं कर पा रहा है। जानबूझ कर नहीं करते हैं कि SC ST लोग आगे बढ़ जाए, पढ़ लिख के, और या चाहे उस पैसा को दूसरे को दुरुपयोग, मतलब पुलिया बनाने में, पुल बनाने में, रोड बनाने में इस्तेमाल कर दिया जाता है। और सबसे बड़ा हम तो ये देखते आए हैं कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये बात है कि पूछने पर कि भाई आप SC ST का पैसा को आप रोड में क्यों खर्च कर दिया, आप पुल पुलिया में क्यों खर्च किया। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से अफसरों का, बिहार सरकार के नेताओं का, अफसरों का ये बयान आता है कि क्या पुल बनेगा, रोड बनेगा तो शेड्यूल कास्ट के लोग उस पर नहीं चलते हैं क्या। तो ये मान लें किस तरह से कुतर करके उसको कोशिश किया जाता है कि किसी तरह से इसको हम जस्टिफाई करें। पहले भी छात्रवृत्ति लगातार से हम लोग भी पढ़े हैं, उस समय छात्रवृत्ति तो टाइम पर मिलता था। अब जैसे मैंने 33 साल में जो बोल रहे हैं सामाजिक न्याय के मुख्यमंत्री सब बने हैं, तभी से वंचित कर दिया जा रहा है। पहले तो हम 89 से पहले तो हम लोग पढ़े तो हम लोग को छात्रवृत्ति को इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ जो कहते हैं कि हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज कह लीजिए, चाहे मूल निवासियों का शासन मतलब हो जाए, इसका मतलब नहीं है। मतलब नेतृत्व जो है उसके हाथ में है, जो ब्राह्मणवादियों के विरोध में और अम्बेडकरवादी, खांटी अम्बेडकरवादी हो। जब तक अम्बेडकरवादियों के हाथ में सत्ता नहीं होगा तब तक हमको लगता है कि कुछ नहीं होगा। जैसे भी सरवन जी बोले मनुवादियों के हाथ में है। हाँ, मनुवादियों के बाद तो 33 साल हम लोग को मिला। ये भी इसका मतलब वही मनुवादी हैं, ये भी मनुवादी के संरक्षण में है, मनुवादी ही ऐसा काम कर रहे हैं। नहीं, जो ये हम ये नहीं कहते हैं कि बिहार में जो सत्ता आई, जो पिछड़ों की सत्ता आई, तो ये सामंतवादी प्रवृत्ति के नहीं है, ऐसा हम नहीं मानते हैं। हाँ। ये नव सामंतवादी लोगों की सत्ता है। हाँ। नव ब्राह्मणवादियों की सत्ता है। हाँ, मतलब मूल निवासी कह देने से तो हो जाता है कि भाई मूल निवासी तो भी हैं। दोनों मिल के अनुसूचित जनजाति के लोगों को तंग कर रहे हैं। और लेकिन मतलब दरअसल ये अम्बेडकर को मानने वाले नहीं है, संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। ये उसी विचारधारा को एडॉप्ट करते हैं जो मनुवादियों ने बना रखा है। जो मनुस्मृति से जो भी धारा निकल के आई है उसी को माले कहते हैं। उसी का बी टीम है, बी टीम है। ये टीम हुआ मनुवादी। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि दोनों के कोई खास फर्क ये आवे चाहे वो आवे। मायावती बोली थी ना, सांप नाथ है नाग नाथ है।
हाँ वही स्थिति वही है। बात है दोनों, इसको दीजिए तो ये अथी करेगा, उस सत्ता में जाएगा तो दोहन करेगा। नहीं, जिस ढंग से आज देश में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, दलित का ही सिर्फ उत्पीड़न नहीं हो रहा है, पिछड़ों का भी उत्पीड़न हो रहा है। उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है, उसको समझ में उन नहीं लोग आ रहा। हम लोग के हाथ में सत्ता है, शेड्यूल बिहार कास्ट के सरकार में लोगों को है। इस देश में समझ में आ रहा नहीं है। देखिए, दरअसल सिस्टम इसलिए है, जैसे ही सिस्टम उस सिस्टम में चलिएगा तो ऑटोमेटिक बिना कुछ किए हुए, ब्राह्मणी सिस्टम में क्या है, अगर ब्राह्मणी सिस्टम से काम होगा तो स्वाभाविक तौर पर SC ST OBC के खिलाफ उसमें काम होगा। हाँ। और मान लें कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हैं उनके कुछ ना कुछ उनको लाभ का काम होगा। तो चूंकि सिस्टम है, सिस्टम नहीं बदलता है, अब सिर्फ सत्ता बदल जा रहा है, तो सत्ता बदलने से कोई अंतर खास नहीं, कुछ थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है। सेक्रेटरी है, अथी है, हाँ, सारा चीज़, सब हाँ, तो मनवादियों के लोग बैठे हुए हैं, इनको चलने भी नहीं दे नहीं, रहा उसी होगा। विचारधारा के लोग हैं, हाँ, वही- मेन विचारधारा का विचारधारा है। है। तो विचारधारा अगर गलत रहेगा तो कहाँ से होगा। तो इसलिए मूल समस्या ये नहीं है कि मान लीजिए कि वो किस जाति के, किस धर्म के, किस बिरादरी के लोग बैठल है। अभी कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री के थी में देखा हाँ। ना, अभी के पाठक को बैठा के उनको मैंने वंचित कर दिया गया, कोई भी फैसला न ले सके। हाँ नहीं ठीक है, मतलब नहीं उसी तरह से बता रहे हैं आपको। मूल समस्या ये है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अति पिछड़ा, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा मान लीजिए नीचे में यही है, तो ये लोग पिछड़ रहा है, इसलिए कि इनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। जो 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 लड़ने वाले लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो किसी बात को सही ढंग से रख सकते हैं, तो उनको कहीं जगह नहीं मिल रही है। जगह किसको मिल रहा है, जो नाम पुराने के लिए, मान लीजिए कि जो खाना पूरी के लिए, माने ये कह सकते हैं कि दलाल लोग जो हाँ उस टाइप का मान लीजिए हाँ में हाँ मिलाने दलाल वाला, है, चाटुकार लोग बस हैं। उन्हीं लोगों को उन्हीं को मौका मिल चल रहा है। तो जिसके चलते जो डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान में प्रतिनिधित्व का जो व्यवस्था किया गया, उसको तार ये लोग कर रहा है। ये तो कर रहा है, अपना अपना ही आगे लेकिन कर रहा हाँ, है। यही लोग कर रहा है, जिसके चलते मान लें कि सारा समस्या वो है। तो मूल समस्या ये है। अब अंतिम में एक चीज़ हम चाहेंगे ये श्रवण जी, कि मणिपुर में हुआ, मणिपुर में उसको आप किस रूप में देखते हैं, मणिपुर की घटना को? देखिए, सबसे पहली बात है कि मणिपुर की जो घटना हुई है यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आपको बता दें कि वहाँ मणिपुर में 40% कुकी जाति के लोग थे, जो ST में मैं ईसाई ST, हाँ ठीक है, एसटी थे, ईसाई एसटी थे। और जो केंद्र की सरकार है, उन्हीं की सरकार स्टेट में थी। केंद्र ने एक साजिश के तहत दक्षिण भारत से एक जज को मणिपुर में बैठा दिया। अच्छा, जिस जज को मणिपुर और आदिवासियों के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ABCD की जानकारी नहीं थी, वो आदिवासियों ने वहाँ एक जो मतैक समुदाय है, जो सिटी मैतेई, मतैई, हाँ, उसको भी ST का दर्जा दे दिया। अच्छा, अब भाई किसी के जो मौलिक अधिकार मिले हुए थे, संवैधानिक अधिकार थे, संविधान के द्वारा प्रदत्त किए गए, उन अधिकारों में बंटवारा अगर आप कर दीजिएगा तो वहां के लोग तो विरोध करेंगे ही। लेकिन बंटवारा का कारण क्या, मतलब किस का क्यों, मतलब कि केंद्र सरकार को उससे क्या लेना था, ऐसा मतलब क्यों किया बंटवारा हो? इसलिए किया कि जो मतैक समुदाय के लोग थे उनका डायरेक्ट वोट उनको मिल रहा था, उन्हीं का मुख्यमंत्री भी है अभी। उन्हीं का मुख्यमंत्री भी है, ठीक है, और हिंदू के नाम पर, हिंदू और ईसाई के नाम पर उन्होंने वहां भी सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश किया था, जिसमें ये मणिपुर का जो अभी घटना घटी है, मई से जो शुरू हुई है, वो घटना उसी का नतीजा है। नहीं उसके अलावा तो ये भी हम सुन रहे हैं कि जो मैतेई समुदाय के लोग हैं पहाड़ पर रहते हैं, तो जितना मिनरल, जितना जंगल मान लीजिए कि जो भी है, जहाँ खनिज संपदा है, सब उनके जिम्मे है, और मैतेई जाति के लोग नीचे रहते हैं। तो उस पर कब्जा करने के लिए ये भी मान लिया था कि जब उनके ST को जमीन दूसरा को खरीद नहीं सकता है, तो मैतेई जब वहाँ ले लेंगे तो मैतेई उनसे आसानी से ले लेंगे, और जब मैतेई ले लेंगे तो ये अपना किसी को स्वेच्छा से जो है ना, तो किसी को वही ना हुआ। हाँ। कि जो माने जो उनके मौलिक अधिकार क्षेत्र में थे, इस कुकी जाति के मौलिक अधिकार में थे, हाँ। कुकी की जाति के जो लोग थे वो शहरों से बाहर थे, हाँ, पहाड़ों पर थे। पर थे, हाँ।
वो पहाड़ों के किनारे बसे हुए थे, ये सारे नदी के किनारे बसे हुए थे, वहाँ मिनरल वगैरह सारा चीज़ था, उनकी ज़मीन उपजाऊ थी। अब उन जमीनों में आप बंटवारा कर दीजिएगा तो विरोध करेंगे, और उन्होंने विरोध किया तो मतई और प्रशासन दोनों मिलकर उन पर हमला किया, उनकी हत्याएं की। आज आपको बता दें कि वहाँ पर करीब करीब 400-500 से कम हत्याएं नहीं हुई है। सरकार द्वारा छिपाया जा रहा है। 5 दर्जनों महिलाओं के साथ सामूहिक रेप किए गए। देखिए, आपसी बात तो लड़ाई समझ में आती है, लेकिन सरकार अगर किसी के पक्ष में खड़ा हो तो ये सबसे गंदा बात है। ये संविधान विरोधी मान लीजिए काम है, ये संविधान और लोकतंत्र सरकार है, हत्या करना जो भी मान लीजिए, हाँ मुख्यमंत्री उसको इन्वॉल्व मान लीजिए नहीं होना चाहिए। लेकिन सरवण जी एक बात और है, जिसे वहाँ तो मान लीजिए कर दिया तो इस तरह से बवाल मचेगा। बिहार में भी तो नीतीश कुमार ने लोहारा का ST का सर्टिफिकेट दे दिया, ताती तत्वा को मान लीजिए SC का है, तो यहाँ पर विद्रोह काहे नहीं हो रहा है? यहाँ पर इसलिए विद्रोह नहीं हो रहे हैं कि आपको मैं बता दूं, यहाँ जो असंवैधानिक अनुसूचित जाति का वर्गीकरण किया गया, उसमें दुसाध जाति को छोड़कर तमाम जातियों को रखा गया। महादलित का दलित और दुसाध करने का प्रयास किया गया। दुसाध जाति के जो लोग हैं, उन्होंने कुछ हद तक विरोध किया। यहाँ तक अखिल भारतीय दुसाध पासवान महासभा ने हाई कोर्ट तक असंवैधानिक वर्गीकरण के खिलाफ लड़ा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो लड़ाई हमें जिस ढंग से लड़नी चाहिए थी, उस ढंग से हम लड़ नहीं पाए। और सबसे और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो नीतीश कुमार के बारे में कह रहे हैं कि अति पिछड़ों को शेड्यूल कास्ट में रखा और पिछड़ों को शेड्यूल कास्ट में रखा, तो जो लड़ाई इस देश में चल रही है, जो सत्ता हो, चाहे सत्ता के खिलाफ सामंतवादी ताकतें, इन ताकतों के खिलाफ, ब्राह्मणवादी ताकतों के खिलाफ इस देश में कोई लड़ रहा है तो वो शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ रहे हैं। आज नीतीश कुमार ने कुछ जातियों को 5 जातियों का अनुसूचित जाति में शामिल किया है, जो संविधान के खिलाफ है। ये सिर्फ संसद का काम है। संसद ही पार्लियामेंट में कानून लाकर किसी को शामिल कर, इसमें किसी को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है तो ये शामिल नहीं ना कि तो तुमा फेरी कर रहा है ना, तुमा फेरी कर। सबसे बड़ी बात है नहीं वो नहीं, तांती और ततवा को अगर शामिल कर देते शेड्यूल कास्ट में तो बात समझ में आती। तो शामिल उन्होंने नहीं किया ना, उन्होंने तो जात बदल दिया, कहा कि अब तू तांती ततवा अपने आप को मत लिखो, तुम्हारा सर्टिफिकेट बनेगा पान स्वासी का, और पान स्वासी पहले से ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट। तो ये तुमा फेरी करके मान लिया कि किसी जात बदल के, जात खत्म करके, जात बदलने का किसी को है अधिकार? जात बदलता है लेकिन अधिकार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसने किया। और करने के बाद भी बिहार के अनुसूचित जाति के लोगों ने इसका प्रतिकार नहीं किया। नहीं, प्रतिकार तो हो रहा है। देखिए, प्रतिकार जिस ढंग से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। लेकिन नहीं, अभी तक देखिए, अभी तक तो बहुतों के मुख से हम सुने हैं, बात करता है कि नहीं भाई ठीक है, अगर कुछ जोड़ रहा है तो उसके हिसाब से रिजर्वेशन का परसेंटेज भी बढ़ा देना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि परसेंटेज बढ़ा देने से क्या होगा? अगर मान लें कि सभी सवर्ण जाति को शेड्यूल कास्ट बना के, मान लीजिए कि 16% रिजर्वेशन का लाभ है, तुम 30% कर दो, 32%, 40% कर दो, तो एक को मिलेगा क्या जो ओरिजिनल शेड्यूल कास्ट? 100% उससे क्या मतलब है? तो इसलिए ये सब मतलब नहीं है। जो जेन्युइन है, जो सही है, सही को आना चाहिए, जो गलत है उसको नहीं आना चाहिए। लेकिन खैर, क्योंकि लोगों में इस तरह से चर्चा चली है, लोगों में चर्चा चल रही है, लोग समझ रहे हैं कि नीतीश ने गलती कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग, ये लोग भी वही काम कर रहे हैं जो सवर्ण जाति के लोग। सिर्फ मान लीजिए कि आप शेड्यूल कास्ट में भी देखिए ना, और शेड्यूल कास्ट में जैसे आप बोले ना कि EWS आरक्षण का समान, मायावती ने भी सपोर्ट किया, रामविलास पासवान ने भी सपोर्ट किया था। दूसरा क्या कहें? और रामविलास पासवान से आपको मैं बता रहा हूँ, रामविलास पासवान से जब मेरी बात हुई तो रामविलास पासवान ने हमको कहा था कि हरिकेश्वर जी, आप भी मेरा विरोध करते हैं EWS पर। हमने कहा आपका विरोध नहीं करेंगे तो किसका विरोध करेंगे? बोले क्यों विरोध करते हैं? उनके असंवैधानिक है। बोले कि आपका हिस्सा काट कर थोड़े उसको दिया जा रहा है,
रामविलास पासवान के ये दिमाग में था कि ये तो जनरल का जो हिस्सा है 50% जनरल कैटेगरी का, उसी में से काट के उसको दिया गया। आप उसमें मान लीजिए क्यों आपको दिक्कत है, हम लोग उससे, हमको दिक्कत नहीं है, मेरा नहीं है, उससे दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि संविधान के विरुद्ध हो रहा है। संविधान में कहाँ है कि जिसका ऑलरेडी परसेंटेज अधिक है, जिसका परसेंटेज अधिक है उसको रिजर्वेशन दीजिए, अब बिना बैकवर्डनेस का जांच किए हुए किसी को रिजर्वेशन दीजिए। हम लोग का जब सवाल होता है तो कोर्ट बार बार कहता है कि आपका बैकवर्डनेस का जांच करके लाइए रिजर्वेशन प्रमोशन। आज जो ऑलरेडी मेरा जांचा हुआ है, इसके बावजूद भी कहा जा रहा है, आज इसका कोई नहीं जांचा हुआ, उसको आंख मूंद के दे दिया गया, कोर्ट ने भी ओके कर दिया। वही नहीं है, सबसे बड़ी जो आपकी बात उसमें ये है कि जो 2.5 लाख से ऊपर के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, 2.5 लाख से ऊपर उसकी आमदनी होती है, वो अमीर हो जाते हैं। हाँ, उसको मान लेके इतने मिलता है, 8 लाख वाला गरीब, और वो 8 लाख वाला गरीब है। 8 लाख का गरीब है। तो यही भेदभाव संस्थागत, संस्था के द्वारा ये भेदभाव है, और इसी भेदभाव के खिलाफ संविधान बना है। डॉक्टर अम्बेडकर इसी के खिलाफ लड़ते रहे, और हम लोगों को उसी के खिलाफ आगे हम लोग का भी संगठन को करना चाहिए। हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो साथियों, आज का जो विचार विमर्श कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो निश्चित रूप से कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इस मामले को आगे बढ़ाएं। तो साथियों, आज भर इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।